हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड लक क्लासेस। मैं रश्मि श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरा करंट अफेयर्स वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज मैं आपके साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आपको पता है कि यूनियन टेरिटरी के बारे में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आते हैं। तो अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी के बारे में। आपको पता है प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले हम इसके लोकेशन को जान लेते हैं। अगर हमें लोकेशन पता होगी तो हमें इसे सॉल्व करने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और अगर हमें लोकेशन पता होती है तो वो फैक्ट हमें लर्न करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, ये लद्दाख वाला एरिया है। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपको चंडीगढ़ देखने को मिलेगा। फिर हम ये वाले एरिया में देखें तो ये देखिए न्यू दिल्ली है। इधर हम वेस्ट में आ जाते हैं, ये देखिए दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप है। फिर ये आपको लक्षद्वीप दिख रहा होगा। फिर इधर वाले एरिया में अगर हम देखें तो ये देखिए पौंडीचेरी है, और ये हमारा अंडमान और निकोबार है। आई होप फ्रेंड्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कौन सा एरिया कहाँ पर है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी शर्तों की। केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, आइए उस पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी पहली शर्त है वो ये है कि जो एरिया है वो छोटा होना चाहिए। छोटा से मतलब क्या है, जैसे कोई राज्य है और उसका एरिया कम है तो हम उसे एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे देते हैं। तो ये इसकी पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या है, तो दूसरी शर्त है हमारी ये मुख्य भूमि से दूर होना चाहिए। जैसे कि आप ये अंडमान निकोबार वाला एरिया देख रहे हैं, ये हमारी मुख्य भूमि से देखिए काफ़ी दूर है। ठीक है, इसका जो प्रशासन होता है वो सीधा केंद्र के हाथों में होता है। मतलब इसका जो भी कमांड होती है वो सीधा केंद्र के पास होती है या फिर प्रेसिडेंट के पास में होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट इसका पूरा कमांड देखता है, और प्रेसिडेंट अपने द्वारा नियुक्त किए गए एक प्रशासक को, यानी अपने द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करता है जो यहाँ का प्रशासन संभालता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश का। अब हमारा तीसरा शर्त क्या है, तीसरी शर्त है कोई विवाद ना हो। ठीक है, जैसे आप ये वाला एरिया देख रहे होंगे चंडीगढ़ में, यहाँ पे 2 राज्यों को लेकर हमेशा विवाद रहता है, पंजाब और हरियाणा को लेकर। ठीक है, इस वजह से इस एरिया को क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथी हमारी शर्त क्या है, तो जो चौथी शर्त है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसके लिए हम कौन सा एग्जाम्पल है, ये आप जम्मू वाला एरिया देख रहे होंगे। अब इसमें से एक पॉइंट आपको ये भी देखना होगा कि ये जम्मू वाला एरिया है। अब आप कहेंगे ना तो ये दिल्ली से दूर है, ना ही ये छोटा है, और ना ही यहाँ पर कोई विवाद है। हाँ, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से हमने अभी हाल ही में इसे केंद्र शासित प्रदेश देखा है कि इसे घोषित कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट हमारी शर्त क्या है, तो डिफरेंस ऑफ कल्चर, यानी कि जो सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं हमारी। जैसे कि आप ये वाला एरिया देख रहे होंगे, ये दमन द्वीप वाला एरिया, यहाँ पर फ्रांसीसी कल्चर रहा था। इस वजह से इस एरिया को क्या कर दिया है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्ज कर दिया गया है। आई होप फ्रेंड्स आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम थोड़ा सा इधर बात कर लेते हैं पौंडीचेरी वाले एरिया पर। आप ये पौंडीचेरी वाला एरिया देख रहे होंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पौंडीचेरी वाला जो एरिया है इनका विस्तार कितने राज्यों में है। तो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये आप यहाँ से देखेंगे ये यनम है, यमन नहीं ये यनम है। ये देखिए आप ये आंध्र प्रदेश का एरिया देख रहे हैं। फिर आप यहाँ पे ये एरिया देख रहे हैं तमिलनाडु का, और ये केरला का, यानी कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में पौंडीचेरी का विस्तार है। आइए अब हम आगे देख लेते हैं। ये जो पौंडीचेरी है, ये आपका जो ये यनम है ये भी पौंडीचेरी माना जाएगा। ये जो मेन पौंडीचेरी है ये वाला एरिया, उसके बाद ये आपका कराईकल आता है। फिर आप नेक्स्ट इधर देख रहे हैं, ये है माहे जो कि केरला में पड़ता है। ठीक है, तो ये 4 जिले हैं पौंडीचेरी के अंडर में, ये 4 जिले आते हैं जिनको मिलाकर पौंडीचेरी बनता है।
फ्रेंड्स आपको पता है ये जो ये वाले एरिया हैं ये यनम है और ये कराईकल है और माहे। यहाँ पर डीएसपी पुलिस इन सबको रखा जाता है, लेकिन ये जो मेन पौंडीचेरी वाला एरिया है यहाँ पर प्रशासक बिठाए जाते हैं। यानी कि जिन हम केंद्र शासित प्रदेशों में, जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रेसिडेंट आपके प्रशासक को नियुक्त करते हैं, तो यहाँ पर जो मेन प्रशासक होता है वो इस एरिया में नियुक्त किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा इसकी स्थिति को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अंडमान निकोबार जो है ब्रिटिश के पास था, यानी कि अंग्रेज़ों के पास ये एरिया था। यहाँ पर उन्होंने एक पैलेस बनाया हुआ था, ठीक है। इस एरिया में उन्होंने सबसे पहले एक पैलेस बनाया हुआ था, लेकिन यहाँ पर मलेरिया इतना ज़्यादा फैल चुका था कि यहाँ पे इंसानों का रहना जो है मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने इस एरिया को पहले से हटाकर एक जेल में तब्दील कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर एक सेलुलर नाम की जेल है जहाँ पर काले पानी की सज़ा दी जाती है, आपको पता ही होगा। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया हमारा, तब जापान ने इस एरिया पर कब्जा कर लिया। अब जब जापान ने इस पर कब्जा कर लिया तो बाद में जापान ने इस एरिया को सुभाष चंद्र बोस जी को गिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडमान और निकोबार के 2 नाम रखे थे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये हमारा अंडमान और निकोबार वाला एरिया आ गया। फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अंडमान का अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है। इसकी जो सुनवाई होती है वो कोलकाता हाई कोर्ट में होती है। यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ भी निवास करती हैं, जैसे कुछ जनजातियाँ आप जान लीजिए, जैसे कि जारवा जनजाति है। जारवा को हम यारवा जनजाति भी कहते हैं। ये सबसे पुरानी जनजाति भी मानी जाती है। फिर नेक्स्ट है आपकी सेंटलीज जनजाति। ये सेंटलाइन आइलैंड पर रहती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं शोम्पेन जनजाति की। शोम्पेन जनजाति भी इसी एरिया में निवास करती है। तो आपको अंडमान निकोबार के बारे में भी इतने सारे फैक्ट्स पता चल गए हैं। आइए अब हम लक्षद्वीप की बात करते हैं। फ्रेंड्स जो ये लक्षद्वीप वाला एरिया है, लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है कवारत्ती, और आपको पता होगा कि कवारत्ती ही इसकी राजधानी भी है। तो इसकी राजधानी जो है इसी कवारत्ती द्वीप पर बसी हुई है। लक्षद्वीप के पास अगर आप ये एरिया देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको एक मिनिकॉय द्वीप मिलेगा। मिनिकॉय द्वीप जो है पक्षियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो ये मूंगे के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं तो लक्षद्वीप की भी जो सुनवाई है वो यहाँ पर नहीं होती है, वो होती है केरला में, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे यूनियन टेरिटरी से लेकर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।